पता कर सकते हैं कि क्या ये डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है। तो कैसे पता करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए जिसको मैंने अभी कमेंट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा मैंने os.path। os.path मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है एग्जिस्ट। एग्जिस्ट फंक्शन में आप जिस फोल्डर के बारे में पता करना चाहते हैं या जिस फाइल के बारे में पता करना चाहते हैं कि वो सिस्टम पे एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, उसका पूरा पाथ आप में लिख दीजिए और सिर्फ नाम लिखेंगे तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी में उसको चेक कर लिया जाएगा। तो अगर एबीसी नाम की डायरेक्टरी आपके करंट डायरेक्टरी में एग्जिस्ट करती है तो ये आपको ट्रू ला कर देगा, अदरवाइज आपको फॉल्स ला कर देगा। तो अगर ये ट्रू ला कर दे रहा है इट मींस आपको अपनी डायरेक्टरी इस नाम की नहीं बनानी है। अगर ये फॉल्स ला कर दे रहा इट मींस आप वो डायरेक्टरी बना सकते हैं। इफ एल्स का यूज करके आप इसको सही से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कह रहे एबीसी नाम की डायरेक्टरी है और मान लो मैं लिख दूं यहाँ पर एबीसीडी, इस नाम से कोई डायरेक्टरी नहीं है करंट डायरेक्टरी के अंदर। और अगर मुझे किसी फाइल का एग्जिस्टेंस पता करना हो, जैसे अभी मुझे एक फाइल दिख रही है 150.py 150.py, तो अगर फाइल है तो प्रॉपर एक्सटेंशन आपको बताना है, तो ट्रू बोलेगा कि हाँ भाई ये भी एग्जिस्ट करती है। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं किसी डायरेक्टरी का एग्जिस्टेंस हमारा क्या है। डायरेक्टरी बना सकते हैं, डायरेक्टरी का एग्जिस्टेंस पता कर सकते हैं। अब अगर मुझे किसी फाइल को रीनेम करना है तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये फाइल है 150.py, कोई सी फाइल हो सकती है पूरे लैपटॉप में, ठीक है। इसको आपको मान लीजिए रीनेम करना है तो आप लिखेंगे os.rename और रीनेम फंक्शन में आपको दो पाथ देना होगा। पहला पाथ आप देते हैं सोर्स फाइल जिसको आप रीनेम करना चाहते हैं। अगर वो करंट वर्किंग डायरेक्टरी में है तो आपको सिर्फ नाम लिखना है, और अगर वो किसी दूसरी लोकेशन पर है तो आपको फुल पाथ लिखना है। रीनेम फंक्शन फाइल के लिए भी काम करता है और फोल्डर के लिए भी काम करता है, दोनों को रीनेम ये कर सकता है ना। जैसे एबीसी नाम का फोल्डर है, अब इसको मैं रीनेम करना चाहूँ और करंट वर्किंग डायरेक्टरी में है, सिर्फ एबीसी लिख दिया। अब इसको किस नाम से रीनेम करना है, मान लो PQR, तो जैसे ही ये कोड चलेगा करंट डायरेक्टरी में एबीसी नाम का जो फोल्डर है वो PQR से रीनेम हो जाएगा, और PQR भी कहाँ होगा, करंट डायरेक्टरी में होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पाथ लिख दें ऐसे करके तो अब एबीसी नाम का फोल्डर रीनेम होकर कहाँ मिलेगा, ई के अंदर मिलेगा, यानी काइंड ऑफ कट पेस्ट जैसा भी हो जाएगा ये, ठीक है। अभी हमने ऐसे लिखकर छोड़ दिया। देखो जो अभी एबीसी था वो वहां पर अब क्या बन गया, PQR बन गया। अब इसको दोबारा मैं रन कराऊंगा तो एरर आ जाएगी क्योंकि अब एबीसी तो है ही नहीं, तो रीनेम तो ये कर नहीं पाएगा हमारा, ठीक है। तो इस तरह से मान लीजिए कोई फाइल दूसरी लोकेशन पर रखी है, तो मैंने एक फाइल यहाँ पर बना दी, इसमें कुछ भी लिख दिया और इसका नाम कर दिया मान लीजिए abc.txt। अगर मैं इसको रीनेम करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा यहाँ पर os.rename, ई ड्राइव के अंदर आपकी एक फाइल है abc.txt, इसको रीनेम कर दीजिए। और रीनेम करके कहाँ रखना है, ई ड्राइव में ही रखना है। तो फिर आप ऐसे लिखेंगे, किस नाम से देना है, मान लो आपने कर दिया यहाँ पर इसको pqr.txt से रीनेम कर दो। और अगर आपने ये नहीं बताया होता ऐसे करके तो ये वाली जो फाइल है रीनेम होकर कहाँ जाएगी, करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर आ जाएगी। देखो जरा, यहां से गई और कहाँ गई, करंट वर्किंग डायरेक्टरी, जहां पर आपका भी प्रोग्राम बन रहा है, ये आ गई pqr.txt, ये लिखा था आपने उसका, ठीक है। तो इस तरह से ये रीनेम वाला जो ऑपरेशन है हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब बात आती है कि ओएस मॉड्यूल के थ्रू हम अगर किसी फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं तो आप फोल्डर को डिलीट तभी कर पाएंगे जब वो फोल्डर एम्प्टी हो। जैसे अभी मेरे पास PQR नाम का फोल्डर है, ये एम्प्टी है, मैं इसको अगर डिलीट करना चाहूँ तो मैं डिलीट कर सकता हूँ। ओएस मॉड्यूल के अंदर फंक्शन है और उस फंक्शन का नाम है RMDIR, दैट इज रिमूव डायरेक्टरी। RMDIR, रिमूव डायरेक्टरी। हाँ बोलिए।
सर ये जैसे abc.txt है, उस तरह हम एक्सटेंशन चेंज करते कर हैं सर, सकते हैं, कर सकते हैं। मतलब कि दूसरा फाइल बना सकते हैं दूसरा। हाँ बिल्कुल आप दे सकते हैं, ठीक। लेकिन इसका ध्यान रखना है कि जब आप एक्सटेंशन बदलते हैं तो ये सिर्फ हमें अच्छा लगेगा कि हमने एक्सटेंशन चेंज कर दिया, उस एक्सटेंशन का जो अपना फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट चेंज नहीं होगा, सीधा करेक्टर्स जितने थे उतने ही करेक्टर उतना ही साइज लेते हुए दूसरे फाइल में आ जाएंगे। अब उसका एक्सटेंशन आप कुछ और देना चाहते हैं दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो कन्वर्जन है वो तब माना जाता है जब उस फॉर्मेट में भी आए, जब एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कोई चीज जाएगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक जेपीईजी इमेज है, अब उसको मैं पीएनजी में कन्वर्ट करूं तो मैं रीनेम से कर सकता हूं, मन को अच्छा लगेगा, लेकिन एक्चुअल में हमारा कंप्रेशन नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमारा साइज जितना जेपीजी का होगा उतना पीएनजी का होगा। तो वो अलग हमारी चीजें होती हैं जो कंप्रेशन का यूज करके कन्वर्जन वाला काम करते हैं, ठीक है। वो ये नहीं है फिलहाल। RMDIR रिमूव डायरेक्टरी ये कहता है आप मुझे एक ऐसा फोल्डर का पाथ दीजिए जो एम्प्टी है, हमने PQR दे दिया, ये एम्प्टी है, और ये क्या करेगा, इसको डिलीट कर देगा। सर बोलिए। सर जैसे ABC से PQR किया तो पुरानी फाइल जो ABC की है डिलीट हो जाएगी उस लोकेशन से। हाँ उस लोकेशन से रीनेम, रीनेम मतलब कट पेस्ट करना, रीनेम इंटरनली कट पेस्ट ऑप्शन यूज करता है, ठीक है। तो अब जब मैं RMDIR पर PQR चलाऊंगा तो ये इस फोल्डर को करंट वर्किंग डायरेक्टरी में ढूंढेगा और शिफ्ट डिलीट कर देगा। तो ये शिफ्ट डिलीट करने वाला काम करेगा। रिसाइकल बिन मेरा खाली है और अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो PQR नाम का फोल्डर डिलीट हो गया होगा, अब यहाँ पर नहीं है PQR नाम का फोल्डर, और ना ही वो रिसाइकल बिन में होगा। लेकिन ये ऑपरेशन फेल हो जाएगा कब, मान लीजिए आपके पास कोई एक फोल्डर था लाइक PQR और इसके अंदर मैंने कुछ फाइलें कॉपी कर दी ऐसे करके, ठीक है। अब अगर मैं इसको डिलीट करवाऊंगा तो ये डिलीट रिमूव करता है, लेकिन वो तब करता है जब डायरेक्टरी मेरी एम्प्टी हो। और अगर डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता करना होगा कि इस डायरेक्टरी में कितनी फाइल्स रखी हुई हैं, और एक एक फाइल को फिर आप डिलीट करके आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे फाइल डिलीट करनी हो तो कैसे करेंगे, जैसे PQR वाली फाइल है, अब इसमें चाहे कुछ लिखा है नहीं लिखा है फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब मुझे फाइल डिलीट करनी है, तो फाइल को डिलीट करने के लिए RMDIR नहीं है, नाम से काम समझ में आ रहा, RMDIR रिमूव डायरेक्टरी, लेकिन ये डायरेक्टरी नहीं है तो फाइल है, तो यहाँ पर रिमूव नाम का फंक्शन, तो रिमूव फंक्शन फाइल को रिमूव करता है, RMDIR फोल्डर को रिमूव करता है। रिमूव फाइल जो आपकी है वो रिमूव हो जाएगी, भले ही उसमें एम्प्टी फाइल हो वो या उसमें कुछ लिखा, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अभी मैंने यहाँ पर जो PQR वाली फाइल है PQR.txt इसको मैंने यहाँ से मान लीजिए रिमूव करा दिया, ये शिफ्ट डिलीट हो जाएगी। अभी PQR वाली फाइल यहाँ पर नहीं है जो भी दिख रही थी, ना यहाँ पर ना रिसाइकल बिन के अंदर है, ठीक है। तो अब अगर मुझे इस फोल्डर को डिलीट करना है PQR, तो पहले ये पता करो इसके अंदर कितनी फाइल हैं, फिर उन फाइलों को डिलीट आप कर लोगे, एक लूप लगाकर इस फंक्शन को यूज करके कर लोगे। तो मेरे पास OS मॉड्यूल में एक फंक्शन है जिसका नाम है लिस्ट डायरेक्टरी, ये यूजफुल फंक्शन आगे कई बार यूज होगा। लिस्ट डायरेक्टरी फंक्शन क्या करता है, आपसे एक पाथ मांगेगा, उस पाथ पर जो भी डायरेक्टरी है उसमें कितनी हमारी फाइल्स हैं या कितने और फोल्डर्स हैं, उन सबके सिर्फ नाम ला कर देगा और उन सबको एक लिस्ट में रखकर मुझे दे देगा। तो नेम्स नाम के वेरिएबल में स्टोर कर ले, तो जो नेम्स वेरिएबल है इसमें सब फाइलों के नेम आ गए होंगे। अब आप उनको प्रिंट कराना चाहते हैं तो प्रिंट कर सकते हैं, लूप लगा के एक एक फैच करना चाहते हैं फैच कर सकते हैं। तो उस फोल्डर में 3 फाइलें रखी हैं, तीनों के नाम आ गए। अब इन तीनों को लूप लगा के एक एक करके बाहर निकाल लो और फिर रिमूव से इनको रिमूव कर दो, उसके बाद हमारा फोल्डर एम्प्टी हो जाएगा, फोल्डर को रिमूव कर दो। तो ऐसे आप यहाँ पर एक लॉजिक लगाकर इस काम को कर सकते हैं। अब पाइथन के अंदर एक और मॉड्यूल दिया गया जो इस काम को सिंप्लीफाई कर देता है और उसका नाम है शटल।
शटल नाम का जो मॉड्यूल है ये कहता है कि मेरे अंदर कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट और डिलीट ये वाले ऐसे फंक्शंस हैं जिनमें मैं कंडीशन नहीं लगाता कि डायरेक्टरी एम्प्टी होनी चाहिए। जैसे शटल मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है, इसका नाम है rm ट्री, रिमूव ट्री। ये फंक्शन क्या करता है, अगर इस फोल्डर को मैं यहाँ दे दूं तो इसके अंदर जितनी फाइलें रखी हैं और इसके अंदर अगर और भी फोल्डर रखे हैं, उनके अंदर कुछ फाइलें रखी हैं और फोल्डर रखे हैं, तो इन सब को क्या करेगा, पूरा ट्री रिमूव कर देगा। तो जस्ट मुझे एक लाइन लिखनी है rm ट्री और वो पाथ उस फोल्डर का जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं, नो मैटर उसमें क्या है क्या नहीं है। तो ये रिमूव ट्री पूरा ट्री रिमूव कर देगा, शिफ्ट डिलीट करता है, ये भी डिलीट हो गया होगा। और देखो यहाँ पर अब कोई pqr नाम का डायरेक्टरी नहीं है, ना रिसाइकल बिन के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से शटल मॉड्यूल का पहला काम ये समझ में आ गया। शटल मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है कॉपी, किसी फाइल को कॉपी पेस्ट करना है, सोर्स फाइल, डेस्टिनेशन फाइल। दूसरा फंक्शन इसके अंदर है मूव, मूव मतलब कट पेस्ट करने वाला काम करता है, कौन सी फाइल को कट करना है, कहाँ पेस्ट करना है, वो पाथ आप यहाँ दे सकते हैं। तो शटल मॉड्यूल के अंदर कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट जैसे फंक्शन है, रिमूव करने वाले फंक्शन है। एक और यूजफुल फंक्शन है जिसका नाम है डिस्क अंडरस्कोर यूसेज। ये फंक्शन ये कहता है कि मुझे आप किसी ड्राइव का नाम बताइए, मान लीजिए मैंने सी ड्राइव का नाम बताया। अब ये क्या करेगा, इस सी ड्राइव में हमारा मेमोरी का यूसेज कैसे है वो हमें ला कर देगा, यूज कितनी मेमोरी हो रही है, फ्री मेमोरी कितनी है, टोटल मेमोरी कितनी है सी ड्राइव में, वो सारी इंफॉर्मेशन लाकर हमें देगा और एक कस्टमाइज टपल में लाकर रख देगा। तो हम एक TUP वेरिएबल में रख लेते हैं। तो TUP एक टपल जैसा वेरिएबल होगा, एग्जैक्ट टपल नहीं होगी पर टपल जैसा ही होगा। तो ये बता रहा है टोटल स्पेस आपका सी ड्राइव में है इतने बाइट्स। तो जो यहाँ पर आउटपुट आता है उसकी यूनिट बाइट्स कंसीडर करी जाती है, बाइट्स में हमारा ये आ रहा है। ठीक है, अब अगर आप यूजर फ्रेंडली देना चाहते हैं तो ज्यादा बार यूजर फैमिलियर होता है MB या GB यूनिट से, है ना, कि भी इतने GB की मेरी ड्राइव है वगैरह वगैरह। तो अगर आप वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इस टपल के 0 इंडेक्स पे चलते हैं। तो 0 इंडेक्स पर आपको टोटल स्पेस जो है वो मिलेगा। अगर मैं वो बाइट्स में है, अगर किसी भी वैल्यू को जो बाइट्स में यूनिट रखती है मेमोरी के कॉन्टेक्स्ट में, अगर उसको मैं डिवाइड कर दूं 1024 से, तो जो रिजल्ट बनता है वो आपका नेक्स्ट हायर यूनिट बन जाता है, यानी बाइट्स की नेक्स्ट हायर यूनिट होती है KB, किलोबाइट। तो अब जो रिजल्ट आएगा वो इस वैल्यू का किलोबाइट में ये आ गया, बट ये भी ज्यादा रीडेबल नहीं है। तो आप फर्दर इसको एक लेवल आके लेके जा सकते हैं, फिर से डिवाइड कर दो रिजल्ट को 1024 से, तो अब जो बनेगा वो बनेगा MB में। और अगर फिर से इसको 1024 से डिवाइड कर देंगे तो अब जो रिजल्ट बनेगा वो GB में। तो इसका मतलब है कि आपका सी ड्राइव में टोटल स्पेस 99 GB.19 है। बाकी सबका भी आप ऐसे GB कन्वर्जन कर सकते हैं। और यही चीज अगर मैनुअली जाके मैं देखूं सी ड्राइव में प्रॉपर्टीज में जाकर, तो देखो यहाँ पर टोटल कैपेसिटी यही है 99.1 GB और बाइट्स में ये दिखा रहा है यूज्ड स्पेस, फ्री स्पेस। तो ये चीज आप पाइथन के कोड से यहाँ पर आप इस तरह से आसानी से कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा शटल मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट हो जाता है। अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो हमसे पूछा जा सकता है और हम इस क्वेश्चन के आंसर को जब सोचेंगे तो हम भी सरप्राइज हो जाएंगे कि वास्तव में ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। हम जितने भी लाइब्रेरी के बने बनाए फंक्शंस हैं उनको जब यूज करना चाहते हैं, जैसे मुझे फैक्टोरियल निकालना है तो फैक्टोरियल फंक्शन मैंने नहीं बनाना, पाइथन की लाइब्रेरी में आता है, बट इतना कह देने से आप उसे यूज नहीं कर पाएंगे। अगर वो पाइथन के लाइब्रेरी में आता है तो बताइए वो किस मॉड्यूल में रखा हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऐसे रखा हुआ कॉल कर लो और आ जाएगा, नहीं, पहले आपको उसका मॉड्यूल पता होना चाहिए, फिर उस मॉड्यूल को आप इंपोर्ट करते हैं। बिल्कुल सेम है सी की तरह, अगर आपको सी में कोई लाइब्रेरी फंक्शन यूज करना है तो पहले उसकी हेडर फाइल पता करिए, उसको इंक्लूड करिए, फिर उस फंक्शन को आप कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल सेम एनालॉजी पाइथन में है,
कोई भी लाइब्रेरी फंक्शन आपको यूज करना है उसका मॉड्यूल पता करिए और उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करके मॉड्यूल का नेम डॉट करके जो सिंटैक्स है वो यूज करके एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हम ऐसा कर भी रहे हैं। हमने फैक्टोरियल फंक्शन मैथ मॉड्यूल में है, मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे और काम हो जाएगा हमारा। रैंडम पर कुछ करना है तो रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे और जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा। लेकिन मुझे सर ये बताओ, फ्रॉम डे वन हम प्रिंट फंक्शन यूज करते आ रहे हैं, तो ये भी तो पाइथन की लाइब्रेरी का फंक्शन है, हमने तो नहीं बनाया इसे। अगर ये पाइथन की लाइब्रेरी का फंक्शन, अगर क्या ये है ही पाइथन लाइब्रेरी का फंक्शन, तो ये भी तो किसी मॉड्यूल में रखा होगा, और ये जिस मॉड्यूल में रखा है हमने आज तक उसे कभी इंपोर्ट नहीं करा और फिर भी ये चलता है हमारा। ऐसा कैसे हो सकता है? हम फ्रॉम डे वन यूजर से इनपुट अगर लेना होता है तो इनपुट फंक्शन यूज करते हैं। अगर मुझे लेंथ निकालनी है स्ट्रिंग की, लिस्ट की, टपल की, तो लेंथ फंक्शन यूज करते हैं। टाइप निकालना है तो टाइप फंक्शन यूज करते हैं। एड्रेस निकालना है तो हम आईडी फंक्शन का यूज करते हैं। तो कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो हमारी पाइथन एक्सपीरियंस में आए हैं, जो पाइथन की लाइब्रेरी का ही पार्ट है, हमने नहीं बनाए हैं। लेकिन जब हमें यह पता चलता है कि जितने भी लाइब्रेरी फंक्शंस हैं वो किसी न किसी मॉड्यूल से बिलोंग करते ही हैं, बिना मॉड्यूल के नहीं हो सकते, तो हमारा क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि ये जो फंक्शंस थे जो आज तक हम पढ़ रहे थे ये किस मॉड्यूल से बिलोंग करते हैं, और जिस मॉड्यूल से बिलोंग करते हैं हमने उनको कभी इंपोर्ट तो करा ही नहीं, ये चल कैसे रहा है। तो इसके आंसर की बात करते हैं। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ऐसे मॉड्यूल्स बनाए गए जिनको ऑटोमेटिक पाइथन इंटरप्रेटर इंपोर्ट कर लेता है। उनमें से एक मॉड्यूल है जिसका नाम है बिल्ट इन्स और एक मॉड्यूल जिसका नाम है आईओ। ये दो ऐसे मॉड्यूल होते हैं पाइथन लाइब्रेरी में जिनके फंक्शंस को प्रोग्रामर डायरेक्टली कॉल कर सकता है बिना इन दोनों मॉड्यूल को इंपोर्ट करे हुए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पूरी पाइथन में ऐसा कर सकता है। कुछ ही ऐसे मॉड्यूल्स हैं, उनमें से दो ये स्पेसिफिक नाम लेकर मैं बता रहा हूँ, एक बिल्ट इन मॉड्यूल और एक आईओ मॉड्यूल। बिल्ट इन मॉड्यूल के अंदर आपका प्रिंट फंक्शन, इनपुट फंक्शन, लैंड फंक्शन, टाइप फंक्शन, आईडी फंक्शन, ये सब इसके अंदर होते हैं। और जो फाइल इनपुट आउटपुट होती है, फाइल हैंडलिंग इनपुट आउटपुट नेक्स्ट टॉपिक ही होगा हमारा, जब उसको पढ़ेंगे तो उसके जो फंक्शंस हैं फाइल हैंडलिंग वाले वो आईओ मॉड्यूल के अंदर है, और इसको भी बिना इंपोर्ट करे हम इसके फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि प्रिंट फंक्शन बिल्ट इन मॉड्यूल का पार्ट है, तो क्या जो स्टैंडर्ड सिंटैक्स है किसी भी फंक्शन को यूज करने का, उसके मॉड्यूल को इंपोर्ट करके फिर मॉड्यूल के नाम पे डॉट लगा कर चलाने का, क्या वो इस प्रिंट फंक्शन के साथ यूज किया जा सकता है? आंसर इज यस, किया जा सकता है। करते हैं, फिर यहाँ इंपोर्ट करेंगे बिल्ट-इन्स और फिर यहाँ लिखेंगे बिल्ट-इन्स डॉट प्रिंट और यहाँ लिख दिया मैंने हेलो। ये हो गया स्टैंडर्ड वे, किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए उसका मॉड्यूल इंपोर्ट करिए और इस तरह से चलाइए। बट द थिंग इज व्हाट कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो शायद हर प्रोग्राम में यूज होगा। ऐसा कोई प्रोग्राम शायद आपने नहीं बनाया होगा जिसमें ये फंक्शन यूज ना होता हो। ठीक है, तो इस फंक्शन के लिए सिंपलिसिटी देने के लिए पाइथन ने क्या करा, इसके मॉड्यूल को ऑटोमेटिक इंपोर्ट करा दिया। तो अगर हम पहले दिन पाइथन पढ़ने आएंगे तो मुझे इन सब में नहीं पढ़ना कि इंपोर्ट क्या होता है और मॉड्यूल क्या होता है। अब सोचो, मॉड्यूल तो हम आज पढ़ रहे हैं, इंपोर्ट हम आज पढ़ रहे हैं, बट पहले दिन कैसे चलाएं, क्योंकि बिना इसके ये हो नहीं सकता। तो ऑटोमेटिक कर दिया गया कि पाइथन इंटरप्रेटर इसको खुद इंपोर्ट कर ले। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है कभी हमारी लाइफ में कि प्रिंट फंक्शन को चलाने के लिए मुझे इसके मॉड्यूल को इंपोर्ट करना ही पड़ जाए? आंसर इज यस। वो सिचुएशन क्या होगी वो मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूं। मैं अपने प्रोग्राम में एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम शो ना रखकर मैं उसका नाम प्रिंट रख देता हूं, और ये फंक्शन जब चलेगा तो रिटर्न करेगा, मान लीजिए सर इसकी नीड क्या है सर? अगर हम लोग का सर पहले भी तो सर रन हो ही रहा है ना सर प्रिंट फंक्शन से, तो इसके सर लगाने क्या हो? भाई बता रहा हूँ सर, अभी आपको सामने जो आपके लिख रहा हूँ मैं यही लिख रहा हूँ, एक बार समझिए इसे। तो मैंने क्या करा, मैंने अपना एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन का यहाँ पर मैंने नाम रख दिया प्रिंट ना, इस फंक्शन का नाम मैंने प्रिंट रख दिया। अब मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ और यहाँ लिख रहा हूँ है, तो आप बस मुझे ये बता दो कि ये प्रिंट फंक्शन कौन सा चलेगा।
जो आपने डिफाइन करा वो चलेगा या जो लाइब्रेरी वाला है वो चलेगा? जो हमने जो हमने डिफाइन किया है। जो आपने डिफाइन करा है वो चलेगा। अब हम्म, जो आपने डिफाइन करा है क्या वो कोई आर्गुमेंट की बात करता है? नहीं तो ये तो एरर आनी चाहिए फिर। सर हाई प्रिंट करेगा। अरे क्यों प्रिंट करेगा हाई? एरर नहीं है, सिंटैक्स तो पहले पूरा कराइए भाई। सिंटैक्टिकली ये जो प्रिंट फंक्शन है ये लाइब्रेरी वाला नहीं रहा। कोई भी फंक्शन जब आप कॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो करंट स्क्रिप्ट में देखा जाता है। करंट स्क्रिप्ट में मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो लाइब्रेरी का उठाया जाता है। तो इसलिए आपको अपने फंक्शन का नाम अवॉइड करना चाहिए वो रखने का जो लाइब्रेरी के अंदर है। बट जाने अनजाने में आपको नहीं पता ऐसा हो गया तो इसका सॉल्यूशन क्या है? मैं दोनों प्रिंट यूज करना चाहता हूँ, ये वाला प्रिंट भी यूज करना चाहता हूँ और लाइब्रेरी वाला प्रिंट भी यूज करना चाहता हूँ। कैसे करेंगे? सर प्रिंट में कोई आर्गुमेंट पास किए बिना उसको कॉल करना पड़ेगा। तो ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये वाला प्रिंट चल जाएगा। सर हाँ सर। मुझे अब दोनों तो प्रिंट चलेगा। करने, ये वाला तो ये चल गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब इससे जो वैल्यू आई, मान लो मैंने एक वेरिएबल में रिसीव कर ली, अब मुझे एक्स को प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करूं? सर तो प्रिंट फंक्शन को प्रिंट फंक्शन ये अगेन लगा दो, लो कॉल लगा करेंगे। दिया। तब ये जो प्रिंट है आपके ब्रेन में ऐसा क्यों आ रहा है कि ये वो चलेगा जो आप चाहते हो? ये वो नहीं चलेगा जो यहाँ लिखा हुआ है। क्या ये प्रिंट अब ये वाला प्रिंट नहीं होगा भाई? जब ये वाला यहाँ पर ये है तो ये भी तो यही होगा। और जब ये वाला प्रिंट ये होगा तो ये बोलेगा आर्गुमेंट क्यों दे रहे हो मुझे? अब मुझे इस x की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करना है, लाइब्रेरी वाला जो प्रिंट फंक्शन है जो आज तक हम पढ़ते आ रहे थे उसका यूज करके। नीट समझ में आई? अब क्यों करेंगे ऐसा? हम इंपोर्ट करेंगे, बिल्ट इन के लिए करना ही पड़ेगा, इंपोर्ट कर देंगे। कोई हमारे पास इंपोर्ट बिल्ट इन और फिर यहाँ पर बिल्ट इन डॉट प्रिंट और आप x की वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। तो ये जो प्रिंट है ये वाला प्रिंट है जो आप आज तक यूज करते आ रहे थे, जो आप स्टैंडर्ड आउटपुट प्रिंट करने वाला काम करते हैं। सर इस लाइन की जरूरत पड़ेगी इंपोर्ट बिल्ट इन, क्योंकि वो तो वैसे भी इंपोर्टेड रहा ही होगा पहले से ही। हटा कंडीशन के लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा। हटा देते हैं। नहीं चलो कोई बात नहीं, गलत करने से हम ज्यादा सीखते हैं कभी कभी। हटा दिया। अब बताओ क्या सिचुएशन है? सेम प्रीवियस जैसा सिचुएशन लिए है, बिल्ट print इन नहीं डॉट होगा। प्रिंट सर सेम कंडीशन ही आएगी जैसे पहले थी। ऐसे करके बिल्ट इन डॉट प्रिंट, मतलब ये अपनी जगह सही है। ये कह रहे हैं कि सब वो ऑटोमेटिक जब इंपोर्ट होता ही है तो फिर हम बिल्ट इन इंपोर्ट करें ही क्यों? हम यहाँ पर डायरेक्ट बिल्ट इन को यूज नहीं कर सकते ऐसे करके? नहीं सर। देख लेते हैं। तो कह रहा है बिल्ट इन क्या है पहले बताओ। तो जो भी चीज आप अपने प्रोग्राम में लिखते हैं आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है? जो ऑटोमेटिक अवेलेबल है वो बिना नाम से डायरेक्ट अवेलेबल, ठीक है? तो इसीलिए अब मुझे इसको इंपोर्ट करना ही होगा। और सिंपलिसिटी के लिए मैं इसका एक अलाइसिंग कर देता हूँ ताकि मैं इसको आसानी से यूज कर पाऊँ। मान लीजिए मैंने कर दिया BLT, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या किसी फंक्शन से हम ये पूछ सकते हैं कि फंक्शन बताइए आप किस मॉड्यूल में रहते हैं? कैसे हम किसी मॉड्यूल से ये पूछ सकते हैं कि आपके अंदर कितने फंक्शन है यूजिंग हेल्प? इसका उल्टा करना है। मुझे ये तो पता है फंक्शन ये है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है वो किस मॉड्यूल से आया हुआ है। तो क्या हम फंक्शन से पूछ सकते हैं? आंसर इज यस। कैसे पूछेंगे? तो मान लीजिए लेन फंक्शन से मुझे पूछना है कि बताओ आप किस मॉड्यूल में रहते हैं। तो लेन कॉल नहीं करना है, सिर्फ नाम लिखना है। और किसी भी फंक्शन, चाहे वो कोई सा भी फंक्शन हो, अगर आप उससे उसका मॉड्यूल नेम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उस पर एक स्पेशल वेरिएबल यूज करेंगे। पहली बार एक वर्ड बोला मैंने स्पेशल। पूरी पाइथन प्रोग्रामिंग में जब भी मैं स्पेशल शब्द का यूज करूंगा तो उसका मतलब है कोई ऐसी चीज है जो डबल अंडरस्कोर से शुरू होती है और डबल अंडरस्कोर से खत्म होती है। अब या तो वो वेरिएबल होगा या वो फंक्शन होगा। तो अभी हमारे पास एक स्पेशल वेरिएबल है जिसका नाम है डबल अंडरस्कोर मॉड्यूल डबल अंडरस्कोर। किसी भी फंक्शन के साथ इस स्पेशल वेरिएबल को लिखा जा सकता है। और ये क्या करता है, इस
फंक्शन का मॉड्यूल का नेम लाकर आपको दे देगा। अब इसको मैं प्रिंट करा लेता हूँ, देखते हैं कि लेन फंक्शन किस मॉड्यूल में है। इसी तरह से फाइल हैंडलिंग का एक फंक्शन होता है फाइल ओपन करने का, ओपन फंक्शन। अगर मैं ओपन फंक्शन पूछना चाहता हूं तो इस तरह से पूछ सकता हूं। तो ये बता रहा है कि जो लेन फंक्शन है वो बिल्टिस मॉड्यूल में है और जो ओपन फंक्शन है वो हमारा आईओ मॉड्यूल के अंदर। तो इस तरह से किसी फंक्शन से उसके मॉड्यूल के नाम के बारे में इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करी जा सकती सर जो चीज इंपोर्टेड नहीं होगी, मतलब अगर मान लीजिए किसी मॉड्यूल के अंदर कोई फंक्शन है पर वो मॉड्यूल अभी तक इंपोर्ट नहीं किया गया, तो उसका भी बता देगा ये? है। नहीं, एरर दे देगा, क्योंकि तो मतलब देखो फिर तो फायदा ही नहीं हुआ ना हमें जानने का, नहीं मतलब। हाँ बिल्कुल, आप जो सोच रहे हैं काफी अच्छा पॉइंट है आपका। कि मान लीजिए सबसे पहले तो समझते हैं एरर क्यों आएगी वो, है ना। मान लीजिए आपने कोई ऐसा फंक्शन अपना प्रोग्राम में हिट किया है जो किसी मॉड्यूल में था लेकिन वो इंपोर्ट नहीं है, तो सबसे पहले तो आप उस नाम को यूज नहीं कर पाएंगे, बोलेगा दिस इज नॉट फाउंड, ऐसी कुछ आएगा ना, जब तक उसका मॉडल इंपोर्ट नहीं करेंगे। फिर आप ये कहेंगे कि सर फिर फायदा क्या हुआ इसका हमारा, जब मैंने उसका मॉडल इंपोर्ट कर ही लिया है तो फायदा क्या हुआ। तो उसका फायदा हम उस सिचुएशन में लेंगे जब मैंने अपने प्रोग्राम में 10-12 मॉड्यूल इंपोर्ट कर रखे हैं, 10-12 मॉड्यूल इंपोर्ट कर रखे हैं। अब मैं अपने उन 10-12 मॉड्यूल के बहुत सारे फंक्शंस को यूज कर रहा हूँ, कोड लिखते लिखते मैं मिडिल में आ चुका हूँ। अगर मैं स्क्रॉल करके ऊपर जाऊंगा तो बहुत स्क्रॉल करना पड़ेगा, ठीक है। इस सिचुएशन पर मेरा कोड चल रहा है। अब मुझे पर्टिकुलर पॉइंट पर इमीडिएटली पता करना है कि ये फंक्शन, मुझे पता है कि किसी न किसी मॉड्यूल के अंदर है और वो मैंने इंपोर्ट कर रखा है, लेकिन वो इतने सारे मॉड्यूल इंपोर्ट हो गए हैं कि मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ और मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि ये किस मॉड्यूल के अंदर मिलेगा। तो वहां पर आप उस पॉइंट पर लिख सकते हैं फंक्शन का नेम डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर मॉड्यूल अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो आपको बार बार ऊपर जाके स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस पर्पस के लिए ये टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते ओके सर। हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं कि अभी तक जितना मैंने आपको बताया ये सब हमारे थे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के मॉड्यूल, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं और कैसे उनको अपने लैपटॉप तक लेकर आ सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। कॉमनली यूज्ड थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स। तो अगर हम बात करें कि हम आगे चलकर डेटा के अराउंड कुछ प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके लिए मॉड्यूल है नमपाई, फिर मिलेगा आपको पांडास, फिर मिलेगा आपको मान लीजिए साईपाई, फिर मिलेगा आपको मान लीजिए विजुलाइजेशन करना है तो मैटप्लॉटलिब, सीबॉर। फिर उसके बाद मशीन लर्निंग में जाओगे एस्किलर्न, एआई में जाओगे तो टेंसरफ्लो। मान लीजिए मैं वेब डेवलपमेंट मानना चाहता हूँ तो जेंगो, फ्लास्क, ये सब पैकेजेस के नाम है ना, ये सब लाइब्रेरी के नाम है। इसी तरह से आप ऐसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं जो इंटीग्रेशन प्रोवाइड करती है, जैसे विकीपीडिया, फेसबुक, जीमेल, यूट्यूब। यूट्यूब के मॉडल का नाम है पाइट्यूब, एटसेट्रा, ठीक है। तो और बहुत सारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं जो हम यहाँ पर पाइथन में यूज कर सकते हैं। अगर मैं डेटाबेस कनेक्टिविटी करूंगा तो जितनी भी डेटाबेस कनेक्टिविटी की लाइब्रेरीज होती हैं वो सब थर्ड पार्टी हमारी कहलाती। तो इनमें से हम कुछ पढ़ के देख लेते हैं अभी, और कुछ तब पढ़ेंगे जब आप डेटा साइंस वगैरह कोर्स में एंटर करेंगे, और ये हम तब पढ़ेंगे जब आप जेम्बो में एंटर करेंगे, ठीक है। तो अभी कुछ मैं आपको इनमें से पढ़ाकर दिखा दूंगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि चलो सर मान लिए कि ये सारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं, तो ये मुझे मिलेंगी कैसे, मेरे लैपटॉप में कैसे आएंगे, और जिन लोगों ने इन लाइब्रेरीज को बनाया उन लोगों तक मैं पहुंचूंगा कैसे, क्या तरीका यूज किया गया है, ये सब चीजें एक एंड यूजर तक पहुंचाने का। तो एक ऑफिशियल रिपोजिटरी बनाई गई जिसका नाम है spypy.org, एक वेबसाइट है
जिसको आप रिपोजिटरी कह सकते हैं, PyPy.org। जो भी लाइब्रेरी बनाने वाला है, जो भी लाइब्रेरी ओनर है, जिसने भी लाइब्रेरी बनाई, गूगल ने बनाई, किसी इंडिविजुअल इंसान ने बनाई, जो भी लाइब्रेरी का ओनर है, वो क्या करेगा, इस वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाएगा और अपनी लाइब्रेरी को यहाँ पर रख देगा। ठीक है, अब ये हम और आप लोग पाइथन के प्रोग्रामर्स हो गए, हम सबको वो लाइब्रेरी चाहिए जो यहाँ पर रखी हुई है। तो बिना अकाउंट बनाए आप यहाँ पे जाइए और यहाँ से क्या कर सकते हैं, इन लाइब्रेरी को डाउनलोड करके ला सकते हैं। तो यहाँ से अपलोड हो रही है और यहाँ से हमारी डाउनलोड हो जाती है। ठीक है, तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ही ये आज पाइथन हमारा बहुत पावरफुल लैंग्वेज बन गई है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने जो भी उन्होंने अपना बनाया कोड, और उनको लगा कि ये कोड शेयर होना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए, ताकि यही चीज जिसको चाहिए वो बार बार ना लिखे, अपना समय खराब ना करे, तो उन्होंने बनाकर यहाँ पर रख दिया। अब इससे इनका कोई डायरेक्ट बिजनेस नहीं हो रहा है, ये सिर्फ वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, टेक्निकल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, कोई डायरेक्ट बिजनेस ये नहीं कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों ने लाइब्रेरी बनाकर इनडायरेक्टली बिजनेस किया है, डायरेक्ट बिजनेस नहीं कराए बट इनडायरेक्टली बिजनेस कहीं ना कहीं वो कर रहे हैं। गूगल, फेसबुक, ये डायरेक्ट बिजनेस नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो बिजनेस कर रहे हैं। तो अभी इस वाले पॉइंट पर हमें नहीं आना कि कोई क्यों मनाएगा, उसका फायदा क्या हो रहा है, उसको पैसे कहाँ से मिलेंगे। अभी बस हम ये जान लेते हैं एज ए प्रोग्रामर कि ये लोग वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के, और बनाकर ये हमारा अपलोड कर रहे हैं। आगे चलकर आपको खुद समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ओनर भी हैं लाइब्रेरी बनाने वाले, जिन्होंने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बिजनेस अपना देखा हुआ है। अभी इस पॉइंट को छोड़ देते हैं, चलते हैं इस वेबसाइट पर जहां पर हमें ये मिले। PyPy.org। यहाँ पर आप देखेंगे फाइंड, इंस्टॉल एंड पब्लिश पाइथन पैकेजेस। अब जैसे मुझे numpy पे काम करना है, सर्च में जाओ, यहाँ लिख दो numpy, लिखा गया numpy इज द फंडामेंटल पैकेज फॉर एरे कंप्यूटिंग। तो एरे पे काम करने के लिए पाइथन में numpy होता है। आपने लिख दिया पांडास, तो इसने बता दिया कि जो हमारा पांडास है वो डेटा एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स के लिए एक अच्छी लाइब्रेरी, पावरफुल लाइब्रेरी मानी गई है। फिर आपने लिख दिया, मान लीजिए टेंसरफ्लो, इसलिए लिख दिया टेंसरफ्लो मशीन लर्निंग का एक फ्रेमवर्क है, ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। ठीक है, फिर मान लीजिए आपने लिख दिया यहाँ पर जेंगो, तो हाई लेवल वेब फ्रेमवर्क है, आप जेंगो का यूज करके वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से मान लो आपने लिख दिया विकीपीडिया, तो विकीपीडिया एपीआई, एपीआई मतलब लाइब्रेरी होता है, फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, विकीपीडिया एपीआई फॉर पाइथन। इसी तरह से आप लिखते हैं जीमेल, पाइथोनिक इंटरफेस फॉर गूगल मेल। इसका मतलब है कि अगर आप जीमेल को यूज करना चाहते हैं बिना जीमेल इंटरफेस ओपन करे, तो आप अपने पाइथन प्रोग्राम से लॉगिन हो सकते हैं। पाइथन प्रोग्राम से यूजर ने पासवर्ड पास करके आप पाइथन का कोड लिखकर कनेक्ट हो सकते हैं जीमेल से, फिर मेल को सेंड करिए, रिसीव करिए यूजिंग पाइथन कोड, है ना। तो वो आप जीमेल मॉड्यूल से कर सकते हैं। इसी तरह से फेसबुक के लिए भी कुछ ना कुछ हमें मिला होगा, फेसबुक की क्लाइंट लाइब्रेरी है। ठीक है, अगेन इंटरफेसिंग करने के लिए यहाँ पर यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, जैसा फेसबुक ऑथेंटिकेशन होता है, फॉर एग्जांपल आप अपना कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, उस प्रोजेक्ट में आप यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन कराना चाहते हो और उसमें ऑप्शन देना चाहते हो यूजिंग फेसबुक, यूजिंग जीमेल, तो उस पर्पस के लिए फेसबुक ने अपनी लाइब्रेरी दे रखी है कि अगर आप पाइथन में फेसबुक अकाउंट का यूज करके ऑथेंटिकेशन कराना चाहते हैं तो इस लाइब्रेरी के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास है पाई2। अगर आपको YouTube से डाउनलोड करने हैं वीडियोस, तो YouTube डाउनलोड मैनेजर आपने यूज कर रखा होगा कई बार। वही कोड जो YouTube डाउनलोड मैनेजर अपने अंदर लिख कर ला रहा है, आप इस लाइब्रेरी का यूज करके 3 से 4 लाइन में वो कोड लिख सकते हैं, पाइथन 3 लाइब्रेरी फॉर डाउनलोडिंग YouTube वीडियोस। तो इस तरह से अगर कोई आपसे पूछे भाई कितनी लाइब्रेरी है, ऐसे आप कब तक दिखाओगे हमारे लिए,
तो ये वो है जो मैंने एक्सपीरियंस करी है, किसी और ने कुछ और एक्सपीरियंस करे होंगे, वो कुछ और बताएगा। तो हमें अपने पर्पस के लिए जो लाइब्रेरीज हैं वो ढूंढनी है, गूगल पे जाकर बता देगा कि भाई जो आप चाहते हो उसकी ये लाइब्रेरी आती है, यहाँ से ढूंढ लो। टोटल लाइब्रेरी इस वेबसाइट पे जो रखी हुई है वो हमारी इतनी रखी हुई है, लगभग 3 लाख पैकेजेस हैं जो यहाँ पर रखे हुए हैं। और उन 3 लाख पैकेजेस के अंदर लगभग इतने सारे हमारे क्या हैं, मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, कितने होगा भी देखो, लगभग 42 लाख मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, और कितने लोगों ने यहाँ पर अब तक अपना अकाउंट बना लिया है, लगभग 5 लाख लोगों ने अब तक यहाँ पर अपना अकाउंट बना लिया। ठीक है, तो अगर हम देखें कि इस वेबसाइट के थ्रू हम कितने मॉड्यूल्स गेट कर लेंगे, लगभग 42 लाख मॉड्यूल। मतलब सोचो, एक लाइफ में एक इंसान इन सबको यूज कभी नहीं कर पाया, करना भी नहीं है, क्योंकि बनाने वाला एक नहीं है, 5 लाख लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया है, तब जाके इतना बड़ा ये तैयार हुआ। ठीक है, तो सब कुछ आप पढ़ लेंगे ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जितना चाहिए उतना निकाल लो। चलो, अब मान लीजिए मैं किसी एक को यूज करना सीखना चाहता हूँ, किसी एक को जैसे यूज करेंगे उसी तरह से बाकी सारी भी यूज हमारी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं विकिपीडिया को इंटीग्रेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जाके लिख दिया विकिपीडिया एपीआई, फिर यहाँ पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पर आपको दिखेगा डाउनलोड फाइल्स। तो विकिपीडिया के जो मॉड्यूल हैं उनकी जो फाइल्स है वो डाउनलोड हो जाएंगी, यहाँ पे क्लिक करके। लेकिन जब डाउनलोड होंगी तो वो आपके लैपटॉप के डाउनलोड फोल्डर में सेव हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, कल मैंने आपको दिखाया था पाइथन कहाँ एक्सट्रैक्ट होती है, जाकर वहां पर ही एक फोल्डर बनता है साइट पैकेजेस करके, उन फाइल्स को जो भी डाउनलोड होकर आएंगी उस फोल्डर में जाके पेस्ट करके आना होगा। एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई किया गया और एक कमांड दी गई जिसका नाम है पिप, PIP। और पाइथन वर्जन नंबर 3 पर पिप 3 भी चलती है। तो इस कमांड का यूज करके आप इस वेबसाइट पर जितनी भी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कमांड कॉपी करेंगे यहाँ से। अब ये कमांड कॉपी करके कहाँ लिखेंगे, आप अपने सिस्टम के कमांड प्रॉम्प्ट पर इस कमांड को लिखेंगे ऐसे करके। ठीक है, पिप इंस्टॉल। सर मैक के लिए भी सेम ही रहता है प्रोसीजर? किसके लिए? हाँ, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सेम Okay. रहेगा, चाहे मैक हो, चाहे लिनक्स हो, चाहे कुछ भी, सेम वे में आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर पिप इंस्टॉल विकिपीडिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर मान लीजिए किसी ने एक लाइब्रेरी बनाई, अब उसने उसको कुछ एनहेंसमेंट किया होगा, समय के साथ बिल्कुल चेंज किए जाते हैं टेक्नोलॉजी में। तो उस लाइब्रेरी में चेंज जब हुआ होगा तो वो कैसे पता चलेगा कि मेरे पास जो आ रही है वो पुरानी वाली लाइब्रेरी आ रही है या नई वाली आ रही है? तो उसके वर्जन होते हैं। तो आप पिप इंस्टॉल लाइब्रेरी का नाम डबल इक्वल टू उसके वर्जन का नाम। अगर सर मुझे वर्जन की नॉलेज ही नहीं है कि कौन सा वर्जन है उस लाइब्रेरी का, तो आप इतना लिखकर छोड़ देंगे और जो सबसे लेटेस्ट वर्जन होगा वो हमारा डाउनलोड होगा। बट ध्यान रखेंगे ये कमांड इसी वेबसाइट पर इस वाली लाइब्रेरी को ढूंढेगी। अब आप बोलेंगे नहीं इस वेबसाइट पर नहीं है, कहीं और किसी वेबसाइट पर है, वहां से लानी है, तो मैनुअल ही करना होगा। ये कमांड सिर्फ इस वाली वेबसाइट से इंटरनली कनेक्टेड होती है। और इस कमांड को चलने के लिए 2 चीजें आपके सिस्टम में होना जरूरी है। पहला, पाइथन इंस्टॉल होनी जरूरी है। अगर पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो ये कमांड नहीं चलेगी, एरर आ जाएगा, पिप इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। दूसरी रिक्वायरमेंट इंटरनेट का होना जरूरी है ना। अब एंटर करेंगे तो मेरे सिस्टम में ये जो लाइब्रेरी है ये इंस्टॉल हो जाएगी। और अगर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करी हुई है तो लिखकर आएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक है, एंटर करते हैं और देखते हैं। तो लिखकर आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। इसका मतलब मैंने ऑलरेडी किसी बैच में ये करके दिखाया है। सर मेरे में जो है सेम का वो एरर आ रही है, मेरे में पाइथन इंस्टॉल्ड है बट मेरे में ये एरर आ रही है सेम जो भी आप बोल रहे थे, पिप नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल। एक बार पिप 3 से ट्राई करिए, पिप 3 से ट्राई करके देखिए एक बार। सर किससे? पिप 3, पिप के आगे वर्जन लिख दीजिए 3, वर्जन 3 माइट भी ये चले आपके में। और अगर फिर भी नहीं चलता है तो इसका मतलब
जब आपने पाइथन इंस्टॉल करी होगी तो एक चेक बॉक्स चेक करना होता है ऐड पाथ वाला, वो आपका जल्दबाजी में रह गया था। एक सर सेकंड। अगर हो गया मेरे ऑलरेडी में तो। इंस्टॉल्ड, सर हाँ अगर सर नहीं आ रहा, अब नहीं आ रहा, चल गया। नहीं चल रहा। तो अब क्या करेंगे, इसका एक ही सॉल्यूशन है, अपने सिस्टम से पाइथन को अनइंस्टॉल करिए और जब दोबारा इंस्टॉल करेंगे तो पहली स्क्रीन पर एक ऑप्शन आता है नीचे चेक बॉक्स बनकर, यहाँ लिखा होता है ऐड पाइथन पाथ। ऐड पाइथन, अच्छा। हाँ, ऐड पाइथन पाथ, इसको चेक करना सर है डायरेक्टली भी तो डाल सकते अनचेक हैं, हो। सर डायरेक्टली भी तो पाथ पे डाल सकते हैं एनवायरमेंट वेरिएबल्स में। एग्जैक्ट, अगर आप वो कर सकते हैं तो वो बेटर रहेगा, लेकिन उससे ज्यादा आसान है अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करना। सर मेरे में डाउनलोड हो रहा है फाइल। फाइन, जिसके में हो रहा है अच्छा है। तो जो अभी किसी ने सजेस्ट किया था कि पाइथन का जो पाथ है मैनुअली एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाके भी सेट कर सकते हैं, वो भी टेक्निक काम करती है, बट थोड़ा सा मुझे लगता है जिनको जावा नहीं आती उन लोगों के लिए वो थोड़ा टिपिकल पड़ता है। तो उनके लिए सजेस्ट यही रहता है कि अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर दो, 1 मिनट में अनइंस्टॉल हो जाएगा और 1 मिनट दोबारा इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं, किसी भी तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं। बिन में जाके पाथ सेट कर देना ना। पाथ सेट भी कर सकते हैं। ठीक, मैं वैसे ट्राई करती हूँ। ठीक है, तो अब मान लीजिए मैं इसको अनइंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो इंस्टॉल की जगह लिखेंगे यहाँ पर अनइंस्टॉल। तो सर ये अपडेट करने के लिए क्या करें, अगर अब ऑलरेडी पहले का वर्जन पड़ा है तो? अनइंस्टॉल करके इस तरह से दोबारा इंस्टॉल कर लीजिए। सर अपडेट के लिए बोल रहा है उसमें। सर पीआईपी वर्जन 20.23 है और वर्जन जो अभी अवेलेबल है वो 21.1 है हाँ, अवेलेबल। अब जो हम यहाँ पर पिप यूज कर रहे हैं, इस पिप का भी अपना एक वर्जन है। ठीक है, तो कुछ रेयरली 1% कुछ लाइब्रेरीज ऐसी हैं, चलिए, तो कुछ लाइब्रेरीज ऐसी हैं जो पिप के सबसे लेटेस्ट वर्जन के होने पर ही इंस्टॉल होंगी, अदरवाइज वो इंस्टॉल हमारी नहीं होंगी। तो यहाँ पर एक येलो कलर की वार्निंग आपको दिखाई दे रही है, यू आर यूजिंग पिप वर्जन 20.2.3, हाउएवर द न्यू वर्जन इज अवेलेबल 21.1। तो आप क्या करेंगे, आप इस पिप कमांड को अपग्रेड कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। रेयरली 0.1% ही ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो ये कहती हैं कि 21 वर्जन होगा तभी चलेंगे वरना नहीं चलेंगे। फिर भी अगर आप इस बॉन्डिंग को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखो एक आपको ऑप्शन मिलेगा अपडेट करने का, ये आ रहा है पाइथन, ये देखो ये लिखा रहा है स्पेस डैश एम पिप इंस्टॉल स्पेस डैश अपग्रेड पिप। इसको कॉपी करके यहाँ से आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें। तो इससे क्या होगा, आपका जो पिप वर्जन है वो अपग्रेड हो जाएगा और इसके बाद जो चलाएंगे ये कमांड है। तो जो मैकबुक वाले हैं उनको .exe नहीं लिखना है, खाली पाइथन लिखना है। सर ऐसा पॉसिबल है कि 2 अलग अलग वर्जन इंस्टॉल करके रख सकूं, मतलब किसी भी हाँ मॉड्यूल का? हाँ कर सकते हैं। तो ये जो पाइप पिप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें वर्जन डबल इक्वल करके लगाना पड़ेगा, डबल इक्वल वर्जन का नाम। नहीं सर, बिना पहले वाले को अनइंस्टॉल किए नए वाले को इंस्टॉल किया जा सकता है, मतलब 2 अलग अलग वर्जन को रखना, क्या पता पुराने अलग अलग वर्जन के पिप पे चल जाएगा, एक पर नहीं चलेगा, एक पर नहीं। मान लीजिए आपका फॉर एग्जांपल पाइथन 3.8 इंस्टॉल्ड है, ठीक है, और इसमें कोई एक लाइब्रेरी है जिसका 1.2 वर्जन आप यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। अब मान लीजिए आपका इस लाइब्रेरी का 1.4 वर्जन आ गया, अब आप 1.4 को लाना चाहते हैं, तो जब आप यहाँ लाएंगे तो ये इसको अपग्रेड कर देगा, लेकिन आप चाहते नहीं ये भी रहे, तो आपको पाइथन का एक दूसरा वर्जन लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, पाइथन 3.9 पर आप इसको 1.4 ला सकते। एक ही वर्जन पर 2 वर्जन इस लाइब्रेरी के नहीं हो सकते। ठीक है, तो आपको या तो फिर क्या करोगे, इसकी एक कॉपी बना लो, सेम वर्जन ही चाहिए तो पाइथन 3.8 की एक दूसरी कॉपी बना लो। दूसरी कॉपी कैसे बनती है, एक कॉन्सेप्ट आता है जो पढ़ेंगे आगे चल के, वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने पार्टिकुलर वर्जन के सॉफ्टवेयर को उस वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आगे चल के इसको यूज करेंगे वर्चुअल एनवायरनमेंट को, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं। तो इस तरह से आप पिप को अपग्रेड करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं अपग्रेड करना, बिना अपग्रेड कर भी हमारा चलेगा।
चलिए, तो मेरे सिस्टम में मैंने विकिपीडिया को अनइंस्टॉल कर दिया। अगर आपको चेक करना हो कि आपके लाइक सी में कहाँ है, विंडोज सी में, लाइक आपके सी ड्राइव में, मुझे मिल नहीं रहा है। प्रोग्राम फाइल्स में मैंने चेक कर लिया बट मुझे मिला नहीं। लेकिन कोई दूसरा मेथड है चेक करने का? तो मोस्टली फाइल्स रिटर्न होती है पाइथन में। डेटा कल मैंने शायद इसको दिखाया था, उसी हाँ, डायरेक्टरी हिडन फाइल्स। चलते हैं सी के अंदर, हिडन फाइल प्रोग्राम यूजर्स के अंदर, यूजर नेम के अंदर, ऐप डेटा के अंदर, लोकल के अंदर, लोकल के अंदर प्रोग्राम्स आएगा। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा ये करें, है ना। अच्छा तो ये आपका पाथ है, ऊपर एड्रेस बार में देखिए, ये आपका पाथ है। आपके सिस्टम में सिर्फ यहाँ चेंज होगा, मेरा नाम आदित्य है, आपका आपका यूजर नेम जो भी होगा सिस्टम का वो आ रहा होगा, बाकी डिक्टो सेम है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये वाला पाथ सेट करना है, ये तो होगा ही होगा। अब आपका जो नहीं है वो कौन सा है, स्क्रिप्ट फोल्डर होगा एक, इसके अंदर आपकी पिप कमांड होती है, देखो पिप ये रही और ये पिप 3 रही, और पिप 3.9 भी है। तो ये 3 कमांड है, पिप 3.9 और पिप 3, ये तीनों चलेंगे। तो आपको ये वाला पाथ सेट करना है, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से। कॉपी करने के बाद एनवायरमेंट वेरिएबल में जाएंगे, तो सर्च में जाकर टाइप कर दीजिए env, या किसी भी तरीके से एनवायरमेंट वेरिएबल पहुंच जाइए। और यहाँ पर आप देखेंगे वेरिएबल आएगा पाथ नाम से, अगर आता है ये, इसको एडिट करेंगे, नहीं आ रहा है तो न्यू करके बना लेंगे और अपना न्यू करके पाथ को पेस्ट कर देंगे ऐसे। सर इससे बेटर ऑप्शन होगा, 1 मिनट रुकेंगे, अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लीजिए, उस चेक बॉक्स को चेक कर देना, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ पूछिए सर, कुछ पूछ रहे थे आप। सर मैं ये पूछ रहा था, मैं ये विकिपीडिया इंस्टॉल कर रहा था पिप कमांड से, मेरे में सर पूरा प्रोसेस हो गया था, लास्ट में ये लिख के आ रहा है एरर could not install packages due to an environment error। दोबारा बताइए, एरर क्या है? could not install packages due to an environment error। चलिए चेक करते हैं एक बार। अभी एक काम करिए, जो कमांड प्रॉम्प्ट आपने अभी ओपन किया था, माइट भी कुछ मशीन पर एक प्रॉब्लम आई, इस कमांड प्रॉम्प्ट को आप राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चलाइए, उसके बाद सेम अटेम्प्ट करिए, माइट भी इशू रिजॉल्व हो। सर ये इसको चलिए, तो जो कमांड प्रॉम्प्ट से आके आप एडमिनिस्ट्रेटर से कमांड ओपन करिए, माइट भी वो प्रॉब्लम जो आई थी वो सॉल्व हो जाए। तो एडमिनिस्ट्रेटर के बाद आपने क्या बताया था सर, वो फिर से बता दीजिए। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर जी, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए और यहाँ पर राइट जो सीएमडी प्रॉम्प्ट का ऑप्शन आएगा, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ओके, और सेम कमांड लिख दीजिए जैसे आप लिख रहे थे। जी सर, करके देख लीजिए। तो मेरे सिस्टम विकिपीडिया मॉड्यूल इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब मैं इसको कोड में यूज करके दिखाता हूँ। तो इंपोर्ट करेंगे लाइब्रेरी विकिपीडिया। अब इस विकिपीडिया लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के बाद इसके अंदर एक फंक्शन आता है, कई फंक्शन है इसके अंदर, इसका डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ेंगे जब पाई पे जाकर तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक फंक्शन है इसके अंदर जिसका नाम है समरी। समरी फंक्शन में आप अपना सर्च स्ट्रिंग पास करेंगे, जो आप सर्च करते हैं विकिपीडिया पर वही चीज यहाँ पर आपको पास करना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे सर्च करा पाइथन लैंग्वेज के बारे में, पाइथन लैंग्वेज क्या होती है, तो ये क्या करेगा, पाइथन लैंग्वेज को विकिपीडिया के पेजेस जो होते हैं उन पर सर्च करेगा, और जिस पेज पर ये कंटेंट मिलेगा वो पेज का डेटा लाकर मुझे दे देगा एज ए स्ट्रिंग। अब आप उसे एक वेरिएबल में रख लीजिए, या आप उसे पूरा प्रिंट करना चाहते हैं प्रिंट। तो इस कोड को रन होने से पहले सिस्टम में इंटरनेट होना चाहिए, इंटरनेट होगा तो ये कोड काम करेगा। ये आपका आ गया, पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड हाई लेवल जनरल पर्पस लैंग्वेज डॉस। अब यहाँ पर आप कस्टमाइजेशन क्या कर सकते हैं कि जो रिजल्ट आ रहा है उसका पूरा पैराग्राफ प्रिंट ना कराकर इनिशियल के कुछ सेंटेंसेस
आप प्रिंट करना चाहते हैं, लिख सकते हैं सेंटेंसेस इक्वल टू, मान लो 3 सेंटेंस मैंने शुरू के रन करने। आप इसको डायनेमिक कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को जब भी रन कराया जाए तो मैं पहले से क्यों बताऊं कि मुझे क्या सर्च करना है विकिपीडिया पर। मैं यूजर से इनपुट लेकर जैसे गूगल पर सर्च करते हैं उसी तरह से यहाँ पर सर थोड़ा जूम आउट कर दीजिए। एंटर टेक्स्ट, मान लो यहाँ पे लिखा मैंने कोविड-19। Sir, if we want to search any city in Wikipedia, जो विकिपीडिया पर सर्च होता है वहां पर जो चीजें अवेलेबल हैं वही चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपने यहाँ सर्च कर दिया नोएडा, तो अगर विकिपीडिया इसका आउटपुट देता है तो यहाँ भी देगा न्यू ओकल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो आप ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिखोगे और आउटपुट आ जाएगा। मान लो आपने ये लिख दिया, अब ये चीज थोड़ी अवेलेबल है विकिपीडिया किसी पेज पर, तो वो मना कर देगा, पेज नॉट फाउंड विकिपीडिया पर, एरर आ जाएगी, डजंट मैच एनीथिंग। तो इसके लिए फिर क्या करोगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग नाम का टॉपिक आता है, पढ़ेंगे आगे चलकर, उसको इंप्लीमेंट करेंगे प्रॉपर यहाँ पर। तो इस तरह से हम विकिपीडिया सर्च को कोड में इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोड दिखा दीजिए। ये है तो सामने लिखा तो है कोड, 2 लाइन का कोड है। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी सबको? सर ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है मुझे। सर हो रही है, सर हो रही है सर हो रही है। सर मैं दोबारा शेयर कर दे रहा हूँ, अब चेक करिए जिसको ब्लैंक आ रही थी पहले अब आ रही है। नहीं सर आ रही है। सर हमें तो आ रही है, उनका इंटरनेट स्लो है। ठीक है सर आ रही है पहले। फाइन फाइन। जूम आउट कर लो। क्या सर क्या कहते हैं, फिंगर से जूम आउट कर लो स्क्रीन को। जूम के लिए किसी ने बोला था तो उसके लिए मैं अलग से लिख कर जूम कर दे रहा हूँ। सर अभी शो हो रहा है। चलिए ठीक, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी, ग्यूडो वैन रॉसम, तो उनका ऑक्सफोर्ड में एक इंटरव्यू है, बहुत फेमस इंटरव्यू है वो, अगर मैं आपको दिखाऊं, घर बैठ कर आराम से सुनना, 1 घंटे का इंटरव्यू है। इसमें इन्होंने बताया है कि पाइथन क्यों बनाई इन्होंने, पाइथन का जावा से कंपैरिजन, पाइथन का अदर लैंग्वेज से कंपैरिजन, ये इन्होंने करके दिखाया था। Sort of with all that much तो मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि इन्होंने क्या दिखाया है। मेरा इंटरेस्ट ये है कि अगर मुझे किसी वीडियो का URL पता है तो मैं पाइथन का कोड लिख सकता हूँ यूट्यूब के उस वीडियो को डाउनलोड करने। ठीक है, तो अब इस वीडियो को मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो यूट्यूब के वीडियो डाउनलोड करने की पाइथन लाइब्रेरी होती है, पहले आपको वो इंस्टॉल करनी होगी। ये लिखेंगे पिप इंस्टॉल पाई2। अब ये क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन रहेगा कि सर कैसे पता चलता है कि इस काम को करने की ये लाइब्रेरी है। इसका एक ही आंसर है, एक्सपीरियंस, दूसरा कोई आंसर नहीं है ना। मैंने पहली बार कभी ढूंढा होगा तो मेरा एक्सपीरियंस बन गया, आप मुझसे पढ़ रहे हो, ये आपका एक्सपीरियंस बन गया। कोई चीज आप भी पहली बार जब नया करेंगे तो वो आपका एक्सपीरियंस बन जाएगा। पहले से कभी कोई नहीं जान सकता कि किस काम को करने की यही लाइब्रेरी होती है। ठीक है, आपको पहली बार हिट एंड ट्रायल करना ही होता है, और भाई हमारा एक्सपीरियंस होता है। पिप इंस्टॉल पाई2 एंटर कर देंगे तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मेरे सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप करेंगे तो आपके में हो जाएगी। ठीक है, अब कोड कैसे लिखेंगे उसकी बात करते हैं। मान लीजिए एक बार मेरे सिस्टम में ये लाइब्रेरी आ गई, सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे पाई2, और इस पाई2 लाइब्रेरी के अंदर एक क्लास है, बट मान लीजिए अभी वो फंक्शन ही है ना, और जिसका नाम है
pytube.youtube। तो यूट्यूब नाम का एक फंक्शन मान लीजिए, वाई कैपिटल और टी कैपिटल, और इसके अंदर आपको क्या लिखना है, अपना यूआरएल, जो आपको डाउनलोड करना है वीडियो, उसका यूआरएल लिखना। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये यूट्यूब फंक्शन इस यूआरएल के साथ कनेक्शन बनाकर आपको दे देगा। ये आपके पास आ गया इस यूआरएल का कनेक्शन। अब यूट्यूब ने करा क्या है, जो भी वीडियो बना के रखा है उस वीडियो के कई सारे स्ट्रीम्स बनाए हुए हैं। स्ट्रीम का मतलब है फॉर्मेट, है ना, समझने के लिए। वो वीडियो लो रेजोल्यूशन पे हो सकता है, हाई रेजोल्यूशन पे हो सकता है, सिर्फ ऑडियो ऑडियो हो सकता है, सिर्फ वीडियो वीडियो, तो इस तरह के कई सारे स्ट्रीम्स बनाकर उन्होंने रखे हुए हैं। तो जब आप ये कनेक्शन गेट करते हैं तो ये कनेक्शन हमारा एक जनरल कनेक्शन होता है इस वीडियो का। अब आपको किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम का वीडियो डाउनलोड करना होगा, हाई रिजोल्यूशन, लो रिजोल्यूशन, इस तरह से जितने भी पहले रिजोल्यूशन है पहले आप गेट कर लो कि कितनी वैरायटी में ये वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो आप कैसे गेट करेंगे वो सारे फॉर्मेट्स, इस कनेक्शन पर एक वेरिएबल यूज करेंगे स्ट्रीम्स। ये स्ट्रीम्स वेरिएबल क्या करेगा, आपको एक लिस्ट ला कर देगा, जितनी भी स्ट्रीम्स हैं उन सब की लिस्ट ला कर दे देगा। तो आप यहाँ पर फॉर्मेट्स लिख लो, सारे फॉर्मेट्स आपके पास आ गए एक लिस्ट में। अब आप उसे प्रिंट कर सकते हैं। तो ये पहले फॉर्मेट का स्ट्रीम आ गया यहां से यहां तक, ये दूसरे फॉर्मेट की स्ट्रीम है, ये तीसरे फॉर्मेट की स्ट्रीम है। इनमें डिफरेंस होगा रिजोल्यूशन को लेकर, कोई मोबाइल के कंपैटिबल है, कोई किसी कंपैटिबल है। तो इस पर अब ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाना चाहते। हम जो सबसे पहली स्ट्रीम का वीडियो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। अब वो लो क्वालिटी हाई क्वालिटी जो भी है, हम पहला वाला डाउनलोड कर लेते हैं। जब पहला हो जाएगा तो डिटेल जानने के बाद जो हम चाहते हैं वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब क्या करना है, ये जो फॉर्मेट्स आए हैं इन सारे फॉर्मेट्स में से जो सबसे पहला फॉर्मेट है, यानी वो 0 इंडेक्स पर होगा, क्योंकि जो रिजल्ट मिला है वो एक लिस्ट में रख के मिला है। इस लिस्ट के 0 इंडेक्स पर जो भी स्ट्रीम अवेलेबल है उस स्ट्रीम पर डाउनलोड फंक्शन कॉल करते हैं। जितनी भी स्ट्रीम अवेलेबल है यूट्यूब की, हर स्ट्रीम डाउनलोड फंक्शन सपोर्ट करती है। और यहाँ पर आप पास करेंगे अपना डेस्टिनेशन पाथ। आप अपने लैपटॉप में किस फोल्डर में इस वीडियो को जो इस फॉर्मेट का आया हुआ है वो आप डाउनलोड करना चाहते हैं। और अगर आप यहाँ पाथ नहीं लिखेंगे तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी में आपका वीडियो डाउनलोड हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो मैंने यहाँ पर एक मैसेज लिख दिया, मान लीजिए डन। अब इस कोड को चलाएंगे तो जितना समय लगना है इंटरनेट स्पीड और वीडियो साइज के अकॉर्डिंग उतना समय लगेगा। उसके बाद ये डन मैसेज आपको दिखाई देगा। तो एक काम करते हैं, जब तक करंट डायरेक्टरी में चलते हैं, कुछ तो फाइल वाइल बन रही होगी। हाँ ये बन रही है, क्रिएटर ऑफ पाइथन लैंग्वेज, और ये आपका 27/4/6 तो ये साइज 0 दिखा रहा है। जब पूरा डाउनलोड हो जाएगा तो ये साइज भी हमारा पूरा दिखा देगा। सर नेम को एडिट, दोबारा बोलिए। सर व्हाट्सएप की भी पाइथन लाइब्रेरी होती है ना? सर्च करिए, बिल्कुल होगी, व्हाट्सएप ट्विटर दोनों की। ये लोग तो करवाएंगे, इनको तो अपना बिजनेस बढ़ाना है। पेटीएम, पेपाल, ये सब तो कराएंगे कराएंगे, तभी तो इनका बिजनेस बढ़ेगा आगे। बस हमें ढूंढना है और उसको इंटीग्रेट करना सीखना है। बट कैसे करेंगे उसके लिए वो चीजें पहले डॉक्यूमेंटेशन से पढ़नी होगी। डन, ये आ गया वीडियो। अब इसको डबल क्लिक करके चला कर देखो, और इसको सुनना जरूर। आधा घंटा इधर उधर की वीडियो सुनोगे इससे अच्छा है इसको सुनना, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। Bizarre that it got public. Learn programming on the computer, and well, I just went to the basement and stayed there basically. So I can code faster if I had a language like ABC. And इन्होंने पहले एबीसी पे काम किया, तो एबीसी के बारे में इन्होंने यहाँ पर जिक्र किया अपने इंटरव्यू पे। फिलहाल ये हमारा थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हम किसी भी तरह की यूज कर सकते हैं। इसी तरह से नमपाई, इसी तरह से पांडास, इसी तरह से ये सब। तो ये सब लोग क्या देते हैं, अपना अपना डॉक्यूमेंटेशन देते हैं। ऑब्वियसली जिन लोगों ने ये लाइब्रेरीज बनाई हैं उन्हीं को पता है कि इसके अंदर फंक्शंस क्या हैं और कौन सा फंक्शन क्या काम करता है। तो हमारा एक ही तरीका बचता है जानने का, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन। हर लाइब्रेरी का डॉक्यूमेंटेशन आपको पाई पे मिल जाएगा।
उसको पढ़िए, उसी से समझ में आएगा कि किस तरह से कौन सा काम किया जाता है। या फिर हेल्प फंक्शन जो पाइथन में होता है वो डॉक्यूमेंटेशन फैच करके लाकर आपको दे दे। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक की अब हम बात, हाँ बोलिए। हेलो सर, बोलिए। ये एनाकोंडा क्या है? एनाकोंडा क्या है? एनाकोंडा एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो अपने अंदर थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज प्लस कुछ एडिटर्स हैं जो उनको लेकर आता है। तो अभी हम एनाकोंडा की बात भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर एनाकोंडा को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हमारे कोर्स में भी है, हम भी पढ़ेंगे। जो लोग जेंगो पढ़ेंगे उनके कोर्स में पाइचार्म है, पाइचार्म पे सीखेंगे। और जो आगे डेटा साइंस एआई तक जाएंगे वो एनाकोंडा पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और अभी हम इसके बाद टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर सीधा एनाकोंडा पे हम स्विच कर जाएंगे, आइडल को हम भी छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए, तो आज दे रखते हैं, बाकी कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हाँ पूछो शुभम, क्या पूछो? सर मेरी कल बाय मिस्टेक क्लास मिस हो गई थी मॉड्यूल की, तो सर आप कब कोई से बैच में है इसके लिए? आपके बैच से पीछे एक बैच चल रहा है, उसका टाइमिंग है 3 to 4:30। कोड है वो देख लेना। ठीक है सर ये फाइल प्लीज मुझे भी चाहिए सर, ये ब्रो तो सर डेडिकेटेड क्लास थी। इसका रिकॉर्डिंग लिंक Read- ड्राइव में डाल के दे दो ना, हाँ ड्राइव लिंक में डाल के दे दो इसका रिकॉर्डिंग लिंक। सर अगर हो Recording तो है ना? पॉसिबल रिकॉर्डिंग दे दो अगर हो है सर। ठीक है, मैं एक बार चेक करता हूँ, मेरे पास अगर किसी बैच की रिकॉर्डिंग पड़ी होगी मॉड्यूल टॉपिक की तो मैं आपको जी दूँ। सर प्लीज शेयर इट विद मी आल्सो। सर आज भी तो आपने रिकॉर्डिंग की है तो इसको आप ड्राइव लिंक में डाल के दे दीजिए। एक मिनट, आई थिंक इस बैच में 2-3 कैंडिडेट हैं जो फ्रॉम डे 1 रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो Yes, sir. वो सर, लोग कल की तो है। वो लोग एक काम कर सकते सर हैं, प्लीज कल वो की लोग रिकॉर्डिंग। ड्राइव पे डालकर उसका लिंक लेकर मुझे शेयर कर दें, फिर मैं उसको उसमें डाल दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा। और सर फाइल्स का जो आज फाइल्स अपने सर सौरभ राठौर करता है रिकॉर्डिंग। ठीक है सौरभ, आपके पास अगर उन सारी रिकॉर्डिंग्स के लिंक हो तो आप मुझे ड्राइव पे अपलोड करके दे दीजिए, मैं फिर उसको ग्रुप में शेयर कर दूंगा ताकि बाकी लोग भी। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सर ये फाइल्स चाहिए हो तो कैसे? ये फाइल ग्रुप में आ जाएंगी ना, सारी फाइलें आप ग्रुप सर में ऐड। मैं ग्रुप में ऐड नहीं था सर। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने बैच कब ज्वाइन किया था? सर वो जो निशान सर का जो बैच निशान है सर ना के कैंडिडेट सब पुराने हो गए और मेरी बात आ रही हो तो पुरानी बात हो गई। हेलो आप मुझे नंबर पे शेयर कर दीजिए, मेरा नंबर है 92106। हाँ आपका नंबर है मेरे पे। तो मुझे आप बस अपना नाम और आईडी शेयर कर देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा इनविटेशन। ठीक ठीक। हेलो हाँ, बताइए क्या पूछना? मैं भी ग्रुप में नहीं हूँ आपकी। जो भी ग्रुप में नहीं है आप मुझे मेरे नंबर पर अपना नाम और अपनी आईडी शेयर कर दीजिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा। सर पुरानी फाइल्स मिल जाएगी जब से आप ये आप मुझे, हाँ मैं आपको पुरानी फाइल्स भी दे दूंगा, आप मुझे इंडिविजुअल करेंगे तो मैं आपको इंडिविजुअल पुरानी फाइल शेयर कर दूंगा। ठीक है, पूरा फोल्डर दे दीजिए। पुरानी फाइल जितनी मेरे पास है वो मैं दे दूंगा। ठीक है।